क्या पूर्वांचल का जो वोटर है और मुंबई में पूर्वांचल का वोटर अपने उत्तर प्रदेश का वोटर कितना प्रभावशाली है, ये हमको आपको सबको पता, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कृपाशंकर सिंह जैसे लोग, तमाम लोग बड़ी स्थितियों में वहां पहुंच गए और हजारों मित्र लोग हैं वहां। क्या ये बीएमसी का खेल है जो सबको यहां ला रहा? पवार साहब, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, महाराष्ट्र विशेष करके मुंबई जी हमारी आर्थिक राजधानी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अब वहां पर पराजय नहीं चाहती, वो चाहे बीएमसी हो या भविष्य के महाराष्ट्र विधानसभा जी। से। वो सत्ता पर पूरी तरीके से नियंत्रण अपना बनाए रखने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए वो अभी देखिएगा इतने इतने तरीके की बातें आएंगी कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी अयोध्या, मथुरा, काशी तक सीमित यहाँ पर होगी और उत्तर भारतीयों की, विशेष करके पूर्वांचल के हमारे भाइयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। हमले भी होंगे और नफरत की राजनीति तेजी से चलेगी। जो कहा, हमें वो दाव याद आ रहा है, आपको अमिताभ जी बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा, विक्रम राव जी गवाह होंगे उस समय के, कि ये इस समय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरीके से वो राजनीति कर रही है कि जब साहबानों के मामले में गुजारे भत्ते का मामला आया था तो राजीव गांधी ने अपनी छवि को एक तरफ जियाउर रहमान को रखा था कि ये कट्टरवाद के रास्ते पर चलेंगे, दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान को रखेंगे। तो ये जो विरोधाभास था, आज उसी का हश्र है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है इस देश की राजनीति में। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने वही रास्ता चुना है और विशेष करके आरएसएस के दबाव में चुना है। ये दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते। एक बात का उल्लेख हुआ था, मैं 5 सेकंड में रख दूं, जो बातें हो रही थी, विक्रम राव जी ने कहा था, देखिए इस मामले में तो सीबीआई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेताओं ने, जो अपने को उस राम मंदिर अयोध्या आंदोलन का नायक मानते थे, उन्होंने शपथ पत्र दिया है। तो आपके संज्ञान में है, अडवाणी जी हो, उमा भारती जी हो, जोशी जी हो, सिंघल जी रहे हो, कि वो बाबरी ध्वंस जो हुआ, ढांचे का ध्वंस हुआ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो अराजक तत्वों ने उसको जो है ढा दिया था, हम तो रोक रहे थे, हम ये कर रहे थे। तो शपथ पत्र का उस मुकदमे की वो प्रॉपर्टी है। तो वो भी थोड़ा जरा बताइए, हमारे जो टीवी 9 के दर्शक हैं वो भी सुनना चाह रहे हैं। आपने देखा था किस तरीके से मुलायम सिंह जी ने कहा था कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाना जरूरी था। अगर मैं राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलाता तो एक समुदाय के लोग हमसे नाराज हो जाते। मैंने इतिहास सुन लीजिए अभी। अच्छा, तो अब आपका सवाल हो गया, मेरा जवाब ले लीजिए। नहीं, मेरा जवाब ले लीजिए। ये इतिहास के हैं जो विक्रम राव जी ने थोड़ा सा खोदा था, मैंने उसको कंप्लीट किया। जो बात आप मुलायम सिंह जी की कह रहे हैं, किसी की कह रहे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं कि गोली मुख्यमंत्री के आदेश पर नहीं चलती। अगर मुख्यमंत्री के आदेश पर चलती है तो गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या फिर क्या योगी जी ने कराई? विवेक तिवारी की लखनऊ में हत्या क्या योगी जी के आदेश पर हुई? इंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यापारी थे, नहीं सुन लीजिए, ज्ञान बढ़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं, आप कुछ कहें। जिसने गोली चलाई देवेंद्र बहादुर राय, वो भाजपा से 2 बार सांसद हुआ, और गोली चलाने वाले जिलाधिकारी राम शरण श्रीवास्तव आरएसएस के भारत विकास परिषद नामक प्रकल्प में काम करते रहे। तो गोली भी भाजपा ने चलवाई अपने लोगों से जो प्रशासन में बैठे थे, और आरोप भी पक्ष पर लगाया। ये गंदी राजनीति का काम आरएसएस के यहाँ ट्रेनिंग होती है। हम जो करते हैं खोलकर करते हैं, हम जो करते हैं खुलकर करते हैं। पहले इतिहास और तथ्य और सरकार और प्रशासन, सरकार का कोई आदेश हो किसी नाई के लाल के सामने तो ला के दिखाए। जीवी राय बताइए कौन थे, देवेंद्र बहादुर राय कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के बाद में 2 बार सांसद हुए गोली चलाने के बाद। राम शरण श्रीवास्तव जिलाधिकारी थे, वो बाद में इस्तीफा देकर आरएसएस के भारत विकास परिषद में काम करते रहे। तो जब ज्ञान हो तो बात करो, ये हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। मुलायम सिंह जी ने संविधान की रक्षा की और कल्याण सिंह ने नहीं की, तो वो जेल गए। अगर राम मंदिर में, अगर अयोध्या में जो बाबरी के ढांचे की बात कर रहे थे, गुलामी के ध्वंस की बात कर रहे थे, अगर वो इतने वीर और महान थे, तो वो स्वयं आकर स्वीकार करते कि हमारे नेतृत्व में हमने भीड़ इकट्ठी की थी। लेकिन वो भीड़ तो इकट्ठी की गई थी मंडल के
मंडल आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इस देश को पिछड़ों को मिले संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए एक नए धार्मिक आंदोलन को खड़ा किया। ये सत्य है, इस सत्य को संघ भी जानता है, आप भी जानते हैं। समझौता उस समय आप रहे भी नहीं होंगे। अब मंदिर पढ़ने जा रहा है, दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं तो अरे आप कुछ आप जो कह रहे हो इसको कोई संज्ञान में नहीं लेता। दर्शक हमारे अच्छे रूप से जानते हैं, हमें भी मालूम है, हमने भी इतिहास को पढ़ा, इतिहास का छात्र रहा हो, हमने भी देखा है, वो दौर भी देखा है। और सारे न्यूज पेपर में इसका कटिंग छापा हुआ है, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक समुदाय के लोग हमसे नाराज हो जाते, एक समुदाय के लोग हमको वोट नहीं देते, इस वजह से मैंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी। मैंने इतिहास की बात की, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। जो सत्य है, जब तक कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम होता रहा, जब तक कश्मीर में मंदिरों का ध्वंस होता रहा, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चलती रही। और जैसे ही मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा हुई, वैसे ही अडवाणी जी पैजामे से बाहर आए और राम मंदिर आंदोलन की कमान उन्होंने पूरी तरीके से संभाल ली। ये जो चीजें हैं इसको समझिए। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी ब्राह्मणों के उस समय हुए नरसंहार पर रो रही है। ये खून के आंसू बहाना, दोहरे चरित्र की बात करना, दोहरी राजनीति करना, ये हमें नहीं आता। अरे मामला अयोध्या से महाराष्ट्र होते हुए कश्मीर निकल गया, आगे निकल गया। मैं एक मिनट, ठीक है, मामला अब वहां तक चला गया, कश्मीर तक। अभी आगे अफगानिस्तान तक न चला जाए, इसलिए अभी थोड़ा इसमें हम लोग रोकेंगे। एक बात और याद आई, अच्छी है, झगड़े की नहीं लेकिन अच्छी तथ्य है, और तथ्य तो झूठ नहीं होता। चाहे हम और राजू दास जी सब किसी के तथ्य के साथ खड़े हो जाएं, मेरे खड़े होने से टिकेगा नहीं, और मेरे खिलाफ होने से सत्य गिरेगा नहीं। सच में कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो वो सच नहीं रहेगा। सच तो सिर्फ सच है। यह भी सच है कि 80 से और 92 तक, लगभग 80 साल, 2 साल इधर उधर मान लेना, 80 से 92 तक महंत जी अयोध्या में जितने भी बड़े अधिकारी रहे, कलेक्टर और कप्तान और जिला जज, क्या वो सब बाद में कहीं ना कहीं बड़ी स्थितियों में सेट हो गए। ये भी रामलला की कृपा है भैया, मैं इसको और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ इतना सच है, ये तथ्य है। विक्रम राव साहब, ये सच बात है ना? इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल आपसे है भाई, कभी गौर कीजिएगा, लोहिया कहते थे हम पलक गिराते हैं सरकार गिराने के लिए, ये प्रतिपक्ष का कर्तव्य है। उमा भारती ये सब लोग कहते हैं कि उन्होंने नहीं गिराया ढांचे को, और ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव गोली चलवा देंगे कार सेवकों पर। ये कैसे लोग सच बोलने वाले हैं? ये लोग बाबरी ढांचों को बचाने के लिए समाजवादी कर्तव्य समझते हैं वोट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं अभिराम कमीशन के सामने। ये देश चलाने वाले ये सब लोग, जनता पे विश्वास कर सकती है लोगों पर? बताइए क्यों सच नहीं बोल सकते ये सब लोग? यहाँ बाबरी ढांचे के लिए गलती की, हमें नहीं बचाना चाहिए था, मुलायम सिंह कह सकते थे इस बात को, और कल्याण सिंह कह सकते थे हाँ हमने गिराया। क्या झूठ क्यों बोले? राजनेता हैं, देश के प्रतीक हैं, जनता को प्रोत्साहित करते हैं, और झूठ बोलते हैं आत्मरक्षा के लिए। आप मंथन नहीं कर सकते, आप निरीक्षण नहीं कर सकते ये लोग। मान जी कुछ कहना चाह रहे हैं राजदास जी? दंड मिलेगा, भगवान दंड देगा इन लोगों को। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय जिस हिसाब से आरोप सीधे तौर पर लगा दिया कि जो गोली चलाने वाले थे वो भी डीएम आरएसएस के थे, जब बात आप भी कर रहे हो महोदय, शासन सत्ता सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, मुख्यमंत्री महोदय ने सीधे जावेद भाई ये सत्य नहीं है। मैं कोई आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति किस दिशा में गई है, लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति से मन खिन्न हो चुका है व्यक्तिगत रूप से। मैं उनकी बात तो सुन ले जावेद भाई, उनकी बात तो सुन ले महंत जी की। हाँ बिल्कुल, मैं महंत जी की बात सुनूंगा, सम्मान के साथ सुनूंगा। बड़े भाई सुन लीजिए, बड़े भाई जी कोई बात नहीं है, घबराइए मत, चिंता मत करिए।
आपने कहा, आप ही को बात का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि क्या योगी जी के द्वारा गोरखपुर में गोली चली, लेकिन जिम्मेदारी तो योगी जी की है ना, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। अगर कुछ भी अप्रिय घटना घटती है तो जिम्मेदार तो होंगे ही होंगे। ये तो फैक्ट बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आपके मुखिया ने जिम्मेदारी ली कि हाँ अल्पसंख्यक समाज को तकलीफ ना हो, इसके नाते गोली चलाई। और इतने ही राम भक्त नहीं, 1 लाख राम भक्त होते तो हमारी गोली कम नहीं पड़ती, राम भक्तों की सीना कम पड़ जाती। नंबर 1, नंबर 2, आपके अंदर कितना परिवर्तन आया, आप अपने आप अंदर देख लीजिए। अभी एक आज तक की डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में मैं मौके पे मौजूद था। आपके माननीय मुखिया महोदय ने कहा कि हाँ अगर हमारी सरकार होती अभी तो बीजेपी से भी बहुत तेज राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करता और सब परिवार सहित राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा। आप अपने अंदर तो झांक कर देखो प्रभु। एक तरफ तो आप गोली, एक तरफ तो एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, एक तरफ जब आपकी शासन सत्ता थी तो 84 कोसी परिक्रमा में आप ही ने हमको 2 महीने तक जेल रखा। 84 कोसी परिक्रमा से आपको क्या तकलीफ हो रही थी? भाई साधु थे, परिक्रमा कर रहे थे तो कौन सी तकलीफ आपको हो जा रही थी? 2 महीने हमको जेल रखने की क्या जरूरत था? एक साथ आपने 1000 संतों को जेल रखा। तो आपके भी अंदर आप तुरंत गिरगिट जैसे रंग बदल देते हो। नहीं, अभी तो चुनाव के प्रचार में तो अखिलेश जी आए थे हनुमानगढ़ी। आपके तो अखिलेश जी से बड़े अच्छे संबंध है राजू दास जी, तो आप यहाँ आते जाते भी हैं, आपसे बात भी होती है। ये देखिए राजनीति में राजनीति क्या है, राजनीति को अगर देखिए राजनीति को अगर धर्म से जोड़कर चला जाएगा तो हमारी मान्यता यह है कि वो दीर्घकालिक होगी। लेकिन देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं उससे अपने को अछूता नहीं मानता। जो लोग धर्म और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो विधर्मी लोग होते हैं राजनीति में। डॉक्टर लोहिया ने कभी रामायण मेले का अपनी राजनीति के लिए उपयोग नहीं किया। उस समय कहाँ थी भारतीय जनसंघ या आरएसएस? तो कहने का कुल मिलाकर मतलब है कि अब आज लोहिया पर चला जाए। राजू दास जी आप महंत हैं, आदरणीय हैं, आप मानव प्रजाति के रक्षक हैं, आप उनके नेतृत्व करता है। एक साधु सन्यासी के लिए मेरी परिभाषा है, आपके लिए सब एक समान है। कब कौन क्या करेगा आपको जो है गुण और आधार पर आपको उसके लिए कोई विश्लेषण करना है, उसका अन्वेषण करना है। हम तो सन्यासियों को, साधुओं को अपने समाज का संरक्षक मानते हैं, अपना स्वयं का संरक्षक मानते हैं। लेकिन माला पहनाया तो कोई कुछ कहता, स्वागत तो किया, कहाँ विरोध किया? आपके मुखिया हनुमानगढ़ी आए थे, भव्य स्वागत हुआ, साधु संतों ने इतना स्वागत किया कि आप हनुमान जी का किसी ने विरोध किया नहीं ना। उदाहरण के रूप में कहा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बचे नहीं। पूर्व शंकराचार्य से वो स्नेह था, लोहिया वो जी ने चीजें थी जो मुझको आज भी याद आती है।